हेलो गाइस। तो आज हमारा फोर्थ पार्ट आएगा फ्रीडम स्ट्रगल का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को जितना हो सके शेयर कीजिए। और यहाँ पर जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे मीन्स फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें से 100% आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग मैसेकर, ये यहाँ तक हमने किया था। अब हम पढ़ेंगे खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये तो गाइस इसका टाइम पीरियड क्या है? 1919 से 1922 तक खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जर्नल टाइम याद रखना है आपको। सबसे पहले हु लॉन्च्ड खिलाफत मूवमेंट, लॉन्च किसने की थी? दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स। एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली। शौकत अली एंड मोहम्मद अली, इन दोनों ने ये लॉन्च की थी खिलाफत मूवमेंट। ये अबुल कलाम भी इसके मेंबर थे, हकीम अजमल खान, लेकिन याद नहीं रखना है। सिर्फ दो बंदों को याद रखना है कि लॉन्च किसने की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये क्या थी? एक नेशनल वाइड एजिटेशन थी, नेशनल वाइड, पूरे मुल्क में। नवंबर 1919 में क्या होता है कि दिल्ली में एक कमेटी बनती है, खिलाफत कमेटी। कब? नवंबर 1919 में। ये तो 1919 में लॉन्च हुई। अब नवंबर 1919 में दिल्ली के अंदर एक कमेटी बनी, खिलाफत कमेटी। उस कमेटी ने क्या बोला कि अगर हमारी डिमांड्स ना पूरी की गई, इफ़ आवर डिमांड्स वर नॉट मेट, तो हम क्या करेंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। सो यहाँ से क्या मतलब निकलता है कि खिलाफत मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई। मीन्स खिलाफत मूवमेंट लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब? ऑन अगस्त 31, 1920। 1920 को अब आ गई है हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट देखो मुस्लिम्स की थी, मीन शौकत अली और मोहम्मद अली ने लॉन्च की थी। तो गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट दिया था खिलाफत मूवमेंट को। और क्या रखा? मेंटेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बरकरार रखा। अब एक स्पेशल सेशन का कहाँ पर हुआ? 1920 में एट कलकत्ता 1920। ये किसके लिए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। एनुअल सेशन तो हो ही रहा था। कहाँ पर हो रहा था? 1920 को हुआ था नागपुर में। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया। इसके लिए एक फंड इस सेशन में, एनुअल सेशन जो नागपुर में हो रहा था 1920 में, तब लॉन्च हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस सेशन में। तो एक फ़ंड बनाया गया, मीन्स तिलक स्वराज फंड। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी ना, उसको पैसा देने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, फाइनेंसिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या बना? फंड। कौन सा फंड? तिलक स्वराज फंड। पूछ सकते हैं, तिलक स्वराज फंड इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुई? 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कमेटी कौन सी बनी थी? खिलाफत कमेटी। और खिलाफत कमेटी ने क्या बोला था? इफ़ आवर डिमांड्स वर नॉट मेट वी वुड गो फॉर नॉन कोऑपरेशन। और नॉन कोऑपरेशन लॉन्च कर दी थी। अब इम्पॉर्टेंट लीडर्स इस फंड में मोतीलाल नेहरू, CR दास, पटेल और प्रसाद। मोतीलाल नेहरू, CR दास, दो याद रखो। CR दास ने अपनी लीगल प्रैक्टिस जो कर रहे थे, वो वकील, वो छोड़ दी थी यहाँ पे। नॉन कोऑपरेशन मीन्स हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ, नॉन कोऑपरेशन अपना बनाएंगे। स्वदेशी पॉजिटिव प्रोग्राम्स पर लॉन्च हुए। स्वदेशी एजुकेशन आई, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया बनी उस टाइम, गुजरात विद्यापीठ बनी, काशी विद्यापीठ बनारस में, ये सब चीज़ें हुई। तो सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुली इसने प्रोग्रेस किया। कब से कब? 1920 से लेकर 1922, जनवरी 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक। और 1922 में एक घटना हो गई मेरे दोस्तों। क्या हुआ कि चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया, जिसकी वजह से इसको हमें विदड्रॉ करना पड़ा नॉन कोऑपरेशन को। 5 फरवरी 1922 को एक इंसिडेंट हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे।
तो अब आ जाएगा चौरी चौरा इंसिडेंट। 5 फरवरी 1922 डेट याद रखने कब हुआ। ये चौरी चौरा क्या है, इस विलेज है यूपी के अंदर, गोरखपुर यूपी के अंदर एक स्मॉल विलेज है। यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट। यहाँ पर क्या हुआ था इस इंसिडेंट में कि पीजेंट्स कैसान्स ने अटैक कर दिया था ब्रिटिश के पुलिस स्टेशन पर कैसानों ने अटैक कर दिया था। और ये कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर यूपी के अंदर। ठीक है, कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को। अब इसकी वजह से हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। अब बनेगी स्वराज पार्टी, इसके बाद बनेगी स्वराज पार्टी, वो हम आगे देख रहे हैं। अब बनी 1923 को, 22 में चौरी चौरा इंसिडेंट, 1923 में बनी स्वराज पार्टी। ठीक है, वाई स्वराज पार्टी, बिकॉज विदड्रॉवर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद बनी स्वराज पार्टी। प्रेसिडेंट थे CR दास, सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का प्रेसिडेंट CR दास और सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर 2 ग्रुप ऑफ लीडर्स आए स्वराज पार्टी में, 2 ग्रुप ऑफ लीडर्स आए, एक प्रो चेंजर्स, एक नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स कहते थे कि हमें चेंज चाहिए, हमें कोई चेंज चाहिए, जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें हमें कोई चेंज लानी है। इसके मेंबर थे प्रो चेंजर में आ जाते हैं CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। वांटेड टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये चाहते थे कि इलेक्शन हूँ और जो मेजॉरिटी में आएगी पार्टी में वो प्रो चेंजर्स या नो चेंजर्स, वही इस पार्टी के मेंबर्स बनेंगे। नो चेंजर्स में थे राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल और राजा गोपालाचारी। ये चाहते थे वांटेड नो चेंज, जैसे चल रहा है चलने दो, नो चेंज। तो गाइस क्या होता है कि देखते जाओ आगे, पूरा टाइम पीरियड मैंने बनाया है। अब क्या होता है कि विठल भाई पटेल फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर 1925 को बने। ठीक है, सेशन एक पास हुआ यहाँ पर, सेशन वाज पास्ड इन 1922, जिसका नाम रखा गया गया सेशन। क्या गया, गया सेशन पास हुआ। इसको प्रिजाइड किसने किया था, प्रेसिडेंट था CR दास, बट काउंसिल एंट्री रेजोल्यूशन वाज रिजेक्टेड। तो CR दास ने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम कांग्रेस। स्वराज पार्टी स्टार्टेड। 1923 में होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, और उसमें से स्वराज पार्टी को 42 सीट्स मिलती हैं 105 में से। तो मेजॉरिटी आएगी प्रोविंस में। मीन CR दास लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। 1925 को CR दास मर जाता है, वो डिक्लाइन ऑफ स्वराज पार्टी। CR दास क्या बनता है, लीडर बनता है अपोजिशन पार्टी का, लेकिन 1923 में बनता है लीडर, और 1925 में CR दास की डेथ होती है। तो CR दास की डेथ के बाद स्वराज पार्टी का भी डिक्लाइन हो जाता है। गाइस इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखने के, स्वराज पार्टी बनी कब, सेशन कौन सा था, गया सेशन। कौन प्रेसिडेंट था, CR दास। इलेक्शंस हुए, बिल्कुल हुए 1923 को। कितनी सीट्स मिली स्वराज पार्टी को, 42 सीट्स। तो CR दास को क्या बनाया गया, लीडर बनाया गया अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। ओके, तो 1925 को डेथ, और फिर डिक्लाइन हो गई स्वराज पार्टी। ये वही लिखा है, आफ्टर पूरा डिटेल में लिखा है, देखो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस कमेटी डिसाइडेड no active movement can be started because people were not ready at that time. Only constructed work can be done. But the Congress committee was different in their views and 2 groups were formed. लेकिन कांग्रेस में 2 ग्रुप्स बन गए, एक प्रो चेंजर्स, एक नो चेंजर्स। टीरी लीडर्स आपको मैंने बताया, ये आपने पढ़ना है। दे डिमांडेड काउंसिल एंट्री एंड एटिट्यूड फ्रॉम द जर्नल आर्ट ऑफ कांग्रेस सेड वी मे बी पैरालाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो गाइस ये खुद पढ़ना, इतना हमारे पास टाइम है नहीं, सब चीज़ें आपको बताते रहे। ओके गाइस, ये खुद पढ़ लेना। अब आएगा साइमन कमीशन। स्वराज पार्टी में वही थी बात कि साइमन कमीशन लाना है। तो स्वराज पार्टी के बाद आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था कि
8 नवंबर 1927 को आया था, इसकी डेट याद रखनी है। लाना कब था इन्होंने? 1929 को लाना था, बट 2 साल पहले आ गया था एक, 1927 को। इसके 7 मेंबर्स थे जो सारे के सारे क्या थे? ब्रिटिशर्स। अब क्या है कि ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड ऑल वाइट इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन, एक कमीशन बनाते हैं जिसमें सारे मेंबर्स उन्हीं के होते हैं, जिसको बोला गया साइमन कमीशन। चेयरमैन था इसका सर जॉन साइमन, चेयरमैन, ठीक है। साइमन कमेटी अपॉइंट की गई लॉर्ड ब्रेकन हेड ने, जो सेक्रेटरी था स्टेट का। साइमन कमीशन आया क्यों? अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ 1919 में एक एक्ट आया था, उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए कि कैसा एक्ट है, क्या है, चल रहा है या नहीं इंडिया में, तो साइमन कमीशन लाया गया। लेकिन सब कौन थे? ब्रिटिशर्स इसके अंदर। मद्रास सेशन हुआ 1927 को, प्रेसिडेंट था डॉक्टर अंसारी, जिसमें आईएनसी ने यह डिसाइड किया था हम कमीशन को बाईकाट करेंगे, साइमन कमीशन को क्या करेंगे? बाईकाट, बिकॉज यहाँ पर इंडिया का मेंबर एक भी नहीं है, और ड्यू डेट थी इसकी 1929 को आना चाहिए था, 1927 2 साल पहले ले आए, तो हम इसको क्या करेंगे? बाईकाट। तो गाइस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड ऑल पॉलिटिकल ग्रुप डिसाइडेड टू बाईकाट, सभी ने बाईकाट किया। सिर्फ एक जस्टिस पार्टी इन मद्रास एंड पंजाब यूनियनिस्ट, इन दोनों ने बाईकाट नहीं किया, बाकी सब पार्टीज़ ने इसको, मुस्लिम लीग होगी, हिंदू महासभा और ऑल पॉलिटिकल ग्रुप डिसाइडेड टू बाईकाट। उनको से नहीं किया? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट। अब रीज़न क्या था क्यों बाईकाट करना चाहते थे? क्योंकि पहला रीज़न जो बताया मैंने आपको, इसमें सारे क्या थे? इंग्लिश वाइट कमीशन था। 1929 को आना था, इसने 2 साल पहले ले आए 1927 को। ब्रिकन हेड जो था सेक्रेटरी, कंसिस्टेंटली टॉक्ड इन एबिलिटी ऑफ इंडियंस, वो बगैर इंडियन इनएबल नहीं है, ये इनकी इनएबिलिटी के बारे में लगातार बात कर रहा था। प्रिंसिपल ऑफ वायलेशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इसको बोला जाता है, कि हमारी खुद की सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो सेल्फनेस है, उसको ललकार रहा था कौन? ब्रिकन हेड। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है 1928 को। रिपोर्ट आई इंडिया में फ्रॉम लंदन, और इंडिया ने उस रिपोर्ट का क्या किया? रिजेक्ट किया, और एंटी साइमन कमीशन की एक अप्रोच चलाई और नारा लगाया, कॉल फॉर गो साइमन बैक, कि साइमन की रिपोर्ट गो साइमन बैक, साइमन कमीशन ख़त्म, हमने इसको माना ही नहीं, फेल, साइमन गो साइमन बैक। तो 1928 में क्या होता है कि जो सॉन्डर्स थे ना, कुछ सिपाही, उन्होंने अनाउंस किया क्या? लाठी चार्ज, सारी ब्रिटिशर्स के कुछ जो सॉन्डर्स, मतलब ब्रिटिशर्स के कुछ सिपाहियों ने, सोल्जर्स ने लाठी चार्ज स्टार्ट किया एट लाहौर। एजिटेशन स्टार्टेड, और लाला लाजपत राय उसमें मर गया, डाइड बिकॉज ऑफ इंजरी। और उसकी डेथ के बाद भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, उसके सपोर्टर, किल्ड सॉन्डर्स इन 1928 को इस सॉन्डर्स को मार दिया। सारी सॉन्डर्स बंदे का नाम था, उसने लाठी चार्ज किया था और लाहौर में एजिटेशन करवाई थी, मींस दंगा, तो उसमें लाला लाजपत राय मरा था, और उसकी डेथ के बाद भगत सिंह और उसके सपोर्टर्स ने सॉन्डर्स को मारा था 1928 को। उसके बाद क्या होता है गाइस? आफ्टर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने बोला, जब स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुई ना साइमन कमीशन के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि एक अपनी आप खुद की रिपोर्ट बनाओ। इंडियंस को बोला कि आप एक अपनी कॉमन रिपोर्ट बनाओ, सभी पार्टीज मिलजुल के। तो उसके बदले में क्या आया हमारे पास? नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड। देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में, हमने तो पढ़ना नहीं है उतना। अच्छा, तो नेहरू रिपोर्ट आई 1928 को। मोतीलाल नेहरू इसका चेयरमैन। क्यों? इन आर्डर टू मीट द चैलेंज ऑफ साइमन कमीशन के चैलेंज को मीट करने के लिए। साइमन कमीशन जो आया था ना, उसको बाईकाट किया हमने। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट दो हमें, आप क्या चाहते हो? तो हमने बताई नेहरू रिपोर्ट। हेड ऑफ कमेटी मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। कमेटी का हेड कौन था? मोतीलाल नेहरू। और रिपोर्ट फाइनलाइज्ड हुई बाई अगस्त 1928, कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट।
अब इसमें क्या क्या हमें लिखा गया, रिकमेंडेशंस क्या क्या थी हमारी, कि हमें चाहिए डोमिनियन स्टेटस सबसे पहले, मीन्स सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस हमें चाहिए। वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स चाहिए, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, यूनियंस हमें कोई भी हम बना सकते हैं पार्टी, उसके लिए हमें आज़ादी चाहिए। डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन इन एनी फॉर्म, रिलीजन का कोई इधर नहीं चलना चाहिए, मीन्स बिल्कुल अलग डिसोसिएशन स्टेट के अंदर, मतलब गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होना चाहिए, मीन्स जो लोग 18 साल से ऊपर वो वोट करेंगे, एक स्पेसिफिक एज रखो। तो मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर और प्रोविंस में। अब रिजेक्शंस, रिजेक्ट क्यों किया, रिजेक्टेड यहाँ पर सबसे पहले कि सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया इसने नेहरू रिपोर्ट में, किसने, नेहरू रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया नेहरू रिपोर्ट में। प्रोपोज्ड का रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन रखी एट द सेंटर में भी और इन प्रोविंसेस में जहाँ पर वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट को इसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, किसने, नेहरू रिपोर्ट में। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, तो नेहरू रिपोर्ट। अब इसके मुस्लिम लीग का भी तो ये रिस्पॉन्स आ गया, क्योंकि उन्होंने तो सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दिया। तो मुस्लिम लीग क्या करेगी, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देगी, नहीं माने को, जिसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट हो जाएगी फेल। नेहरू रिपोर्ट हुई फेल। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए। आफ्टर फेलियर ऑफ नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना लीडर ऑफ मुस्लिम लीग प्रपोज्ड लिस्ट ऑफ डिमांड्स कॉल्ड 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, जिनके बारे में हम नहीं पढ़ना है कि क्या पॉइंट्स थे, क्या कुछ था, कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट के बाद आए 14 पॉइंट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। और ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, ये सबसे पहली फर्स्ट एवर एफर्ट थी बाय इंडियंस ओनली टूवर्ड्स मेकिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपनी पहली एफर्ट जो थी वो कौन सी थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 को। अब 1929 में आती है इरविन स्टेटमेंट। इरविन स्टेटमेंट क्या थी कि अक्टूबर 1929 को इसकी डेट, प्रपोज्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें इरविन स्टेटमेंट में कहा गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए आफ्टर द सबमिशन ऑफ साइमन रिपोर्ट, कि आप अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सब बैठकर एक मसला हल करो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराओ, ये इरविन स्टेटमेंट ने बोला। तो अब लाहौर सेशन ऑन पूर्ण स्वराज 1929 को, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू रिप्लेस्ड मोतीलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, ओके, और जवाहरलाल नेहरू रिप्लेस्ड मोतीलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट। मेजर डिसीजन टेकन एट लाहौर सेशन कौन कौन से थे, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हमने बाईकाट करना है, जो इरविन स्टेटमेंट ने बोला था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करो, तो उसमें ये लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया कि हमने क्या करना है, बाईकाट करना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या है, मेन एम है कांग्रेस का, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा क्या है, मेन एम रहेगा, हमें ये चाहिए। और कब ये हुआ, लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 को, ओके। यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, नॉन एज सिविल डिसओबीडियंस, ओके, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि हम टैक्स नहीं देंगे, बस ख़त्म। दिसंबर 31, 1929 को द ट्राई कलर फ्लैग वाज होइस्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि के किनारे पर। दिसंबर 31, 1929 को ट्राई कलर फ्लैग हमने होइस्ट किया, लहराया, कहाँ, किस रिवर के बैंक पर, रवि रिवर के बैंक पर। जनवरी 26, 1930 को ये फिक्स किया गया कि हम जब जनवरी 26, 1930 को हम पहला इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, मीन्स, और उसके बाद हर जनवरी 26 को हम बनाया करेंगे। दैट्स वाई आज भी हमारा वो जनवरी 26 को हम रखा गया है रिपब्लिक डे। कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिक्स एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये कुछ कौन से सेशन में, लाहौर सेशन, ये अच्छे से याद करना है। लाहौर सेशन 1929 को वहाँ पर डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 को हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। अब आ जाती है सिविल डिसोबीडियंस, जिसकी बात हुई थी इधर लाहौर सेशन में। 1930 में आ जाती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। स्टार्ट कौन करता है, स्टार्टेड बाय गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट।
12 मार्च 1930। यहाँ पर एक मार्च होता है, दैट इज़ नोन एज डांडी मार्च। ओके, जो स्टार्ट करता है गांधी साहब, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं और विलेज डांडी तक जाते हैं, नौशहरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, किस लिए ये वहाँ पर जाते हैं कि हमें अपना सॉल्ट नहीं बनाने देते थे, नमक। तो वहाँ पर जाकर ये एक चलाते हैं मूवमेंट। साबरमती आश्रम से विलेज डांडी तक मार्च करते हैं विद पीपल्स। तो इनके साथ थे फॉलोअर्स, 78 फॉलोअर्स, और इन्होंने 240 माइल्स कवर किया था डिस्टेंस। 24 डेज़ में ये गए थे टू ब्रेक साल्ट लॉ। मीन्स ब्रिटिश वाले हमें साल्ट नहीं बनाने देते थे, तो उस साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई। तो देख लेना ये खुद ही। तो ये क्रोनोलॉजी नहीं हमने पढ़नी है। अब हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर आना है, जिनको बाइकआउट करने की बात की गई थी, और यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट ने कहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई जाए। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है डेट 1930 को। कहाँ पे? लंदन में। सारी लंदन में हुई, बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस के बीच में। वाई? टू डिस्कस साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। पहली होती है लंदन में 1930 को, लेकिन इसको बाइकआउट कौन कौन करता है? आईएनसी ने, जो जैसे कि डिसाइड किया था लाहौर सेशन में, तो इन्होंने बाइकआउट किया। अब पार्टिसिपेट किस किस ने किया? मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, ये मुस्लिम लीग से थे। मोहम्मद अली मीन्स खिलाफत मूवमेंट ने सेपरेट किया, इसको अटेंड किया। ओके, सो डिप्रेस्ड क्लास ने भी इसको ज्वाइन किया। डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट किसने किया था? डॉक्टर BR एम्बेडकर ने। डिप्रेस्ड क्लास फॉर एग्जाम्पल दलित सागे, तो इनको रिप्रेजेंट किया था BR एम्बेडकर ने। उसके बाद हिंदू महासभा ने इसको अटेंड किया। रिप्रेजेंट कौन कर रहा था हिंदू महासभा को? मोहन जी। और प्रिंसेस वर रिप्रेजेंटेड बाय दीवान ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर रिस्पेक्टिवली। कॉन्फ्रेंस एंडेड विद नो रिजल्ट। इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। एंडेड विद नो रिजल्ट। ये सब बंधु ने अटेंड किया, जिन जिन्हें याद रखना है, और बाकी कोई रिजल्ट तो हुआ नहीं। इसके बाद हो जाता है हमारा 1931 में क्या? दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। लॉर्ड इरविन इसके हेड जो करवाते हैं दिल्ली पैक्ट। एग्रीड टू रिलीज आर पॉलिटिकल प्रिजनर। यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि जितने भी हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पॉलिटिकल लीडर्स को हमने प्रिजनर्स बनाया है, प्रिजन में बंद किया जेल में, उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन 3 को छोड़कर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये 3 बंदों को छोड़कर बाकी सबको हम रिहा कर देंगे, लॉर्ड इरविन ने बोला। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़कर। गांधी जी एग्रीड हो गए टू सस्पेंड CDM, कि हम बिल्कुल CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करते हैं, और हम करते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पर गांधी जी अगर जिद करते तो इनको भी छुड़वा सकते थे, पर ऐसा नहीं किया उन्होंने। दैट्स वही जानते क्यों नहीं किया, तो आगे देखेंगे हम। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 को, 7 सितंबर को, और यहाँ पर तो डिसाइड हुआ था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो अटेंडेड बाय गांधी एंड सरोजनी नायडू, दोनों ने अटेंड किया, बाकी वो बंदे भी अटेंड किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड डिमांड फॉर फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएट ग्रांट्स ऑफ डोमिनियन स्टेटस। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इनकार कर दिया कि हम इमीडिएट अभी एकदम हम डोमिनियन स्टेटस आपको नहीं देंगे। तो इसके सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस के बाद आया रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट। हम कुछ देंगे रामसे मैकडोनाल्ड की फॉर्म में। रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट हुई कि हम क्या करेंगे। ब्रिटिशर्स वालों ने कहा कि हम 2 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाएंगे, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और एक सिंध, और एक इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनाएंगे, और 3 एक्सपर्ट कमेटीज़ बनाएंगे। किस किस के ऊपर? फाइनेंस, फ्रेंचाइज और स्टेट्स के ऊपर। एक फाइनेंस कमेटी, फ्रेंचाइज कमेटी, स्टेट कमेटी।
holding out the prospect of a unilateral British communal award if Indians fail to agree on the minorities issue। तो ये सब देखना है आपने, इम्पॉर्टेंट है जो वो मैं ही करवाऊँगा बस। अब मैकडोनाल्ड अवार्ड या कॉमनल अवार्ड इन पूना पैक्ट 1932, ये मैकडोनाल्ड हमने पढ़ा या जिसको कॉमनल अवार्ड बोलते हैं। 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द प्रपोजल इन ऑन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड एज कम्युनल अवार्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फ्रेंचाइज। ये गांधी जी ऑब्जेक्शन सेंट डिप्रेस्ड क्लास एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी completely rejected by Gandhi। Right of separate electorate recommendations to double the existing seats in province to keep the system of separate electorate to minority grant weightage to Muslim the provinces with there and might recognize depressed class as the minority community and make them entitled to the right of separate electorate। guys ये खुद देखना है आपने, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है नहीं तो। द पूना पैक्ट। अब गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी यहाँ पर फास्ट रखते हैं अप टू डेथ, और उनकी लाइफ को बचाने के लिए टू सेव हिज लाइफ पूना पैक्ट कंक्लूड होता है बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है 25 सितंबर 1932 को। मतलब पूना पैक्ट कब हुआ, सिर्फ इतना याद रखें, पूना पैक्ट कब हुआ 1932 को 1932 में। किस किस के बीच हुआ ये याद रखें, गांधी और अम्बेडकर के बीच बस। तो उसके बाद होती है 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई, तीनों ही लंदन में हुई गाइस। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैड इन लंदन। कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया बट विदाउट जिन्ना। थर्ड में भी जिन्ना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। प्रिंसेस वर एबसेंट, जो हमने फर्स्ट में पढ़े प्रिंसेस वो एबसेंट थे। तो इसमें क्या होगा, डिस्कशन लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आल्सो कॉल्ड एज वाइट पेपर। गवर्नमेंट ऑफ, इसमें डिसाइड हुआ कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास करेंगे। गाइस कब डिसाइड हुआ था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। अब यहाँ पर हो जाती है क्विट इंडिया मूवमेंट, मीन्स नॉन कॉप CDM। जब 1930 वाली जब विड्रा हुई तो गांधी जी कहाँ पर गए, विलेज रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए एंड हरिजन कैंपेन, मीन्स दोबारा विलेजेस में गए उनको रिकॉन्स्ट्रक्ट दोबारा से बिल्डअप करने के लिए। अदर पार्टी मेंबर डिसाइडेड टू फाइट इलेक्शन। 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए जिसमें 75 आउट ऑफ 75 कांग्रेस ने 45 सीट्स दी, जीती मेजॉरिटी। तो अब होता है अगस्त ऑफर 1940 में होता है इम्पॉर्टेंट अगस्त ऑफर। वाइस राय था यहाँ पर लिनलिथ गो। प्रोविजंस क्या थे कि हमें चाहिए डोमिनियन स्टेटस, पोस्ट वार गुड्स फॉर इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, राइट टू सी सीट फॉर सम प्रोविंसेस। में क्या क्या बोला कि हम आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, लेकिन जो वार चल रही थी ना, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक जो चली थी, तो उसके बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, ब्रिटिश वालों ने बोला। तो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक्सपेंशन करेंगे, उसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स डालेंगे, हम मेंबर्स बनाएंगे डालेंगे। तो ये सब चीज़ें। अब क्रिप्स मिशन आ जाता है 1942 में। क्रिप्स मिशन में कि ब्रिटिश सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। इंडिया में क्या बचते हैं क्रिप्स मिशन, स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड होते हैं। किसके लिए, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। इसमें क्या क्या था, इंक्लूड्स यूनियन विद द डोमिनियन स्टेट्स आफ्टर द वार। लेकिन वार के बाद हम आपको क्या दें, डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देंगे। इंडिविजुअल प्रोविंसेस कुड साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटिशर्स, और इंडिविजुअल प्रोविंसेस को भी हमारे साथ एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ब्रिटिश वुड कंट्रोल डिफेंस फॉर वार पीरियड, और जब तक ये वार चलेगी तब तक हम क्या करेंगे, सेकंड वर्ल्ड वार में हम क्या करेंगे, डिफेंस को अपने अंडर ही रखेंगे। तो क्या हुआ कि इसमें कांग्रेस की रिएक्शन क्या थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस डिड नॉट रिले ऑन फ्यूचर प्रॉमिसेस कि हमें आप बोल रहे हो कि वार के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो हम इस पर बिलीव नहीं करते। वार के बाद क्या पता आप दो ना दो,
तो यह हम रिजेक्ट करेंगे। डिमांड वांटेड, हमें फुल फ्लेज्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए विद फुल पावर एंड कंट्रोल ओवर डिफेंस, और हमारा डिफेंस पर भी कंट्रोल, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल पावर, ये बोला इन्होंने। तो गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने बोला इट इज़ पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रम्बलिंग बैंक, ये एक पोस्ट डेटेड चेक, इसको कोई डेट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, आप दोगे नहीं दोगे, ये क्या हुआ वार के बाद दोगे डोमिनियन स्टेटस। तो गांधी जी ने किसने बोला था इसको पोस्ट डेटेड चेक, क्रिप्स मिशन को? गांधी जी कॉल्ड इट एज पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रम्बलिंग बैंक। तो गाइस ओवरऑल क्रिप्स मिशन हो गया फेल यहाँ पर, ओके। अब क्रिप्स मिशन के बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट इतना याद रखना कि 1942 में हुई, इसका टाइम पीरियड 1942 बस। और दूसरी चीज़ यहाँ पर गांधी जी ने स्लोगन दिया था कि डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई। गांधी जी सेड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड, के ब्रिटिशर्स अब भागो और हमें छोड़ो इंडिया को, लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड। तो इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे गांधी, नेहरू, पटेल, इनको अरेस्ट कर दिया गया था। अदर इम्पॉर्टेंट लीडर जैसे कि अंडरग्राउंड लीडर जयाप्रकाश नारायण, उन्होंने ये मूवमेंट को जारी रखा। ये सारे लीडर्स कंटिन्यू द रिवोल्यूशन स्ट्रगल, ओके। तो गाइस उसके बाद आया CR प्लान या राजगोपालाचारी प्लान या फार्मूला, कब आया? 1945 को। Commission would be formed, plan failed, would demarcate Muslim non-west, northwest and northeast majority districts, plebiscite, public opinion, the basis of adult suffrage, ये सब चीज़ें देखनी है। This would decide separation from Hindus, Joanna's reaction rejected it, only Muslim would vote and in northeast, northwest, तो positive, and also he wanted Congress to accept two nation theory, but Savarkar opposed Jinnah's demand, okay, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, सर्वाइवल फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव, ओनली इंडियन मेंबर्स एक्सेप्ट वाइसरॉय कमांडर इन चीफ। जिन्ना ने इसको रिजेक्ट किया। जिन्ना डिमांड एब्सोल्यूट चॉइस फॉर चूजिंग मुस्लिम्स लीडर्स प्लस कम्युनल वीटो, हमें ये सब चीज़ें हमें चाहिए। जिन्ना की डिमांड थी कि एब्सोल्यूट चॉइस फॉर चूजिंग मुस्लिम लीडर्स, हमें मुस्लिम लीडर्स को चॉइस होनी चाहिए चुनने के लिए, कि हम खुद चुनेंगे उनको किस को चुनना है, वो हमें चॉइस देने। और कम्युनल वीटो हमें चाहिए। और जिन्ना की रिएक्शन, जिन्ना ने इसको रिजेक्ट किया था वेवल प्लान को, जो लॉर्ड वेवल लेकर आया था। तो अब कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 को। और कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स याद रखने आपको गाइस। लॉर्ड वेवल तब वाइसराय था, इसके 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। यहाँ पर फुल फ्लैश्ड पाकिस्तान की जो डिमांड थी ना, उसको रिजेक्ट किया था इन्होंने कैबिनेट मिशन में। ग्रुप्स बने थे इनमें, ये नहीं याद रखना। जिन्ना की रिएक्शन की इनिशियली एक्सेप्टेड बट लेटर ही विड्रू इट एंड रिजेक्टेड, तो उसने डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया था 16 अगस्त 1947 को। गाइस 1947 को आती है एटली मूवमेंट या एटली अनाउंसमेंट। PM होता है ब्रिटिश का, एटली वो अनाउंस करता है कि ब्रिटिश को आप इंडिया से विड्रू करो, इंडिया को छोड़ो। तो डेट थी कब? 10 जून 1948 को। यू हैव फॉर्म गवर्नमेंट, वो पावर ट्रांसफ़र कर देंगे हम आपको। उन्होंने बोला कि हम आपको गवर्नमेंट अपनी में दो, तो हम आपको पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। न्यू वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन आया, रिप्लेस किया उसने वेवल को। तो मोर देन वन सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज नॉट फुली, अच्छा ये हो गया। तो अब लॉर्ड माउंटबेटन जब आता है तो 3 जून प्लान लाता है। 3 जून प्लान में क्या होता है कि जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, 15 अगस्त 1947 को पावर दी जाती है, हैंडेड ओवर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। किसने किया? माउंटबेटन ने, हु इज नोन एज लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। स्टेटस दिया गया हमें डोमिनियन स्टेटस, इंडिया पाकिस्तान दोनों को। बाउंड्री कमीशन बनाया गया रेड क्लिफ, जिसने बाउंड्री। डोमिनियन स्टेटस मीन्स जो आर्मी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये ब्रिटिशर्स के अंदर, कम्युनिकेशन वगैरह, बाकी सब इंडिया के अंदर। मीन्स इसको कहते हैं डोमिनियन। जो और जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950, तब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें मिला था। ओके गाइस,
तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो हमने करना नहीं है, ये था फ्रीडम स्ट्रगल का ओवरऑल जो हमने करना था 1947 तक। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में थोड़ा बहुत हमने देखना ज़रूर है गाइस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको देखो। तो थोड़ा बहुत मैं खुद भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। तो गाइस 10 मई 1857 को हुआ मीरठ में। गवर्नर जनरल कौन था तब? लॉर्ड कैनिंग। सोशल एंड रिलीजियस काजेज़ ये आपको देखने हैं। एबॉलिशन ऑफ सती, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाया था 1856 में। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850, इंट्रोडक्शन फील्ड ऑफ इमीडिएट काज जो था इसका। इकोनॉमिक काज खुद पढ़ने, मिलिट्री काज पढ़ने, ये देख कर यहाँ से। पॉलिटिकल काज आपको पढ़ने हैं। और ये स्टेट जिन्होंने इनेक्स किया था ब्रिटिशर्स ने, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है, अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी जो लाया था। ये टाइटल्स, ये वो एग्रेरियन काज, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट कब हुआ, क्या हुआ, ये सब देखना है बड़े अच्छे से। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे शॉट इज ऑफिसर एट बारकपुर, ठीक है, किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर होजसन एंड बाग BAUGH। तो सोल्जर था ये कहाँ? 34th ब्रिटिश बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का। तो 10 मई को क्या होता है? 3rd नेटिव कैवलरी हो जाती है। यहाँ पर सोल्जर से एक नारा देते हैं मारो फिरंगियों को वगैरह वगैरह। मार्च टू दिल्ली बिकेम द बैटल क्राई। तो दिल्ली में मुगल एम्पायर कौन था? बहादुर शाह सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखने हैं कि दिल्ली से रिवॉल्ट कौन लड़ा था? भगत खान और बहादुर शाह सेकंड। नाना साहिब कानपुर से, ठीक है गाइस। तो कानपुर से एक और बंदा था अजीमुल्ला खान। तांत्या तोप थी कानपुर से। तांत्या तोपें कहाँ से? कानपुर से। बेगम हज़रत महल अवध UP। बिहार से कन्वर सेन, अवध बिहार से कन्वर सेन। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। कन्वर सिंह बिहार से, ये पढ़ा। इलाहाबाद से लियाकत अली। और बरेली से खान बहादुर खान। बरेली से खान बहादुर खान, ये लॉर्ड कैनिंग था, वाइसराय था। बस गाइस ये हो गई हमारा कंप्लीट फ्रीडम स्ट्रगल जो आज हमने बड़े अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस अब हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, मींस जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो जैसे कि रिवर्स लेक्स हो गए, तो गाइस वो भी हम करेंगे। और GS का कंप्लीट पोर्शन हम आपको इधर प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश के में हम आपको ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव पैसिव वगैरह, ये नरेशंस हो गई, मॉडल्स हो गए, मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक जो JK-SSB के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, SSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो करवाएंगे। उसके बाद हम करेंगे गाइस कंप्यूटर का, तो हम एक लेक्चर में पूरा कंप्यूटर ख़त्म कर देंगे, बड़े अच्छे से कंप्यूटर भी करवाएंगे आपको। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए लेक्चर को। थैंक यू गाइस।